हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम जब रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन करने बैठते हैं और खास तौर पर जो रिफ्रैक्शन टू कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस का डेरिवेशन करते हैं या न्यूमेरिकल एप्लीकेशन करते हैं जिसमें हमें इस तरह का फार्मूला मिलता है, तो उसके न्यूमेरिकल्स करने में हमें थोड़ी तकलीफ होती है, खास तौर पर कि फार्मूले को इस फॉर्म में लगाएं या इस फॉर्म में लगाएं। डेंसर मीडियम रेयरर मीडियम के केस में कैसे चीजें बदलती हैं और साइन रूल क्या होता है और न्यूमेरिकल में उसे हम कैसे अप्लाई करते हैं जिससे हमारा रिजल्ट गलत ना आए। इस लेक्चर में हम इसी को पढ़ेंगे। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। आज के लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन टू कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेसेस का डेरिवेशन लेके चलेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने उसका जो फार्मूला है उसका सीधे एप्लीकेशन लिया था कि इन व्हाट वे वी हैव टू अप्लाई ऑन अ न्यूमेरिकल। सो अब से डेराइव करते हैं। डेरिवेशन निश्चित रूप से 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एनी काइंड ऑफ बोर्ड, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से, आईएससी बोर्ड से, डेरिवेशन तो सभी बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस आपको याद होगा ऐसे डायग्राम बनाया जाता है। ये कॉनकेव सरफेस है, ये कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस में ये सरफेस कॉनकेव है। इस साइड का जो मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है एंड इट इज रेयरर मीडियम। ये जो है इसे आप ग्लास मान सकते हैं या डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। इट इज रेयर। प्रिंसिपल एक्सिस देखिए, ये कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है। ये जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर का सेंटर इधर कहीं होगा। ये आप इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लें, क्योंकि देखिए इससे जो स्फेयर बनेगा उसका ये सेंटर है। एक ऑब्जेक्ट ये ले लीजिए, ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे बनाइए, ये जाती है यहां पर और इस जगह 90 डिग्री पे पड़ती है, अनडिविएटेड निकल जाती है। एक लाइट रे इस सरफेस पे यहां बताइए। इसके बाद आप एक नॉर्मल बना दीजिए। तो पता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। लाइट रे जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाना बेटा यूं था, लेकिन नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो जाती है, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। निश्चित रूप से इस डेंसर से रेयरर जाती फिर बेंड होती होगी, लेकिन हमें इससे मतलब है जो लाइट रे इस डेंसर मीडियम में बेंड हो गई। अगर इस लाइट रे को इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, दे अपीयर टू कम फ्रॉम, ऐसा लगता है ये दोनों इस जगह से आ रही है। देखें, ये लाइट रे आगे मिलेंगी नहीं, इसलिए इन दोनों की एक वर्चुअल इमेज यहां मिलेगी। ये पोल है, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू ले लीजिए। लेफ्ट में है माइनस, दिखाना चाहे दिखा दें, अदरवाइज कैलकुलेशन में रख लिया जाए। μ1 यहां लिख दीजिए। इमेज से पोल के बीच की डिस्टेंस v लिख लीजिए -v। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसके बीच की डिस्टेंस r लिख लीजिएगा, r आएगा, लेफ्ट में है माइनस से लिख लीजिए। इस पॉइंट को a ले लेते हैं, इसको b, तो a भी रिफ्रैक्टेड रे है। तो एक बार मैं इमेज फॉर्मेशन फिर बता दूं। ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे गई, रिफ्रैक्शन के बाद टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, ये जा रही है। एक लाइट रे यहां से चली, ये जा रही है। इस लाइट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, यहां पर मिलेगी, यहां पर एक इमेज आएगा, इट इज अ वर्चुअल इमेज। फिर हमने डिस्टेंसेस लिखी हैं, उनको फिर से एक बार लिख लेते हैं। देखो बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से लिखते हैं, पोल के लेफ्ट में है, माइनस में आया। इमेज डिस्टेंस को v से लिखते हैं, -v, क्योंकि लेफ्ट में है। c सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस -r, क्योंकि पोल के लेफ्ट में है। ये पॉइंट a है, स्नेल्स लॉ यहां पे लगा रहे हैं। तो बाय स्नेल्स लॉ एट a, तुम्हें याद है स्नेल्स लॉ का बेस्ट तरीका होगा कि हम बताएं साइन ऑफ एंगल इन दिस मीडियम इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल इन दिस मीडियम, ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है r, इनटू दिस। तो हम a पे लगाएं तो ये आएगा साइन i इनटू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस साइन r
ये बेटा आप ये एयर मत समझिएगा, ये जितना एक ग्लास मीडियम में है यहां तक लिया जा रहा है, ये एंगल यहां तक लिया जा रहा है, इसका मतलब मीडियम μ2 है। ये आपको ये भी पता है कि अगर इसका एपर्चर छोटा होता है, ये लाइट रे पैराक्सियल होती है, तो आई और ये जो आर है ये छोटे एंगल हैं, तो आप लिखोगे सिंस एपर्चर इज स्मॉल therefore I and R are small, ये छोटे हैं। अगर ये छोटे हैं तो therefore we can write sin I equal to I, sin R equal to R। ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दीजिएगा। therefore इक्वेशन 1 sin I को I रख दें इंटू μ1 इंटू R इंटू μ2, ये आ गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा पर्पस है आई आर की वैल्यू लाके यहां पे रखना। इसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखिएगा बेटा, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। देखिए नॉर्मल ये गया है, यहां से नॉर्मल ये गया है, रिफ्रैक्टेड रे, तो ये एंगल और ये एंगल देखें तो आर आर सेम। तो देखिए बेटा ये एंगल आर हुए, ये कौन से एंगल कहलाएंगे, आप कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑब्जेक्ट बेटा ये जो इंसिडेंट रे गई है, इसने जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाया इसे आप अल्फा ले लें, इमेज ने जो बनाया इसे बीटा ले लें, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का इसे गामा ले लें। कोई भी एंगल ले सकते हैं, हमें ये एंगल अज्यूम करना है। इसके लिए हम ऐसा करते हैं, अब आई और आर को हम बेटा अल्फा बीटा गामा में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए सी, ये इंटीरियर एंगल आई, ये अल्फा इंटीरियर एंगल, और इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल। हमें पता है एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सिंस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर इस ट्रायंगल में ले रहे हैं बेटा, आप देखिए क्या आएगा, आई प्लस अल्फा इक्वल टू गामा। हमें आई चाहिए क्योंकि हमें यहां आई की वैल्यू रिप्लेस करनी है। आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, तो एक काम ये हो गया क्वेश्चन 3। अब हमें आर भी चाहिए होगा, तो एक बार फिर से देखिएगा, इन ट्रायंगल आई ए सी, इसमें भी देखिए गामा एक्सटीरियर एंगल है और आर और बीटा इंटीरियर एंगल है। तो इसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए इन ट्रायंगल आई ए सी, आई ए सी ले रहे हैं। इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो क्या आएगा, गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर। नाउ आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा, क्वेश्चन 4 है। गामा माइनस बीटा क्वेश्चन 4 है बेटे। आर की ये वैल्यू और आई की ये वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे, तो इसलिए थोड़ा स्पेस बनाएंगे। ये वाला पोर्शन नोट कर ले बेटा, दिस पोर्शन, फिर उसे लिखते हैं। तो अब आप आइएगा जरा सा, पुटिंग वैल्यू ऑफ आर एंड आई इन इक्वेशन, पुटिंग वैल्यूज ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रख रहा है। इक्वेशन 2 था आई μ1 इज इक्वल टू आर μ2। आई की जगह बेटे ये रखिए गामा माइनस अल्फा, देयरफॉर गामा माइनस अल्फा μ1 इक्वल टू आर की जगह लिख दीजिए गामा माइनस बीटा μ2। ऐसा करिए, अल्फा वाले टर्म एक जगह करिए और बीटा वाले टर्म एक जगह, तो इसे गामा μ1 माइनस अल्फा μ1 इक्वल टू गामा μ2 माइनस बीटा μ2। गामा की वैल्यू बेटा हमें एक जगह रखनी है, अल्फा की एक जगह और बीटा की एक जगह। तो यहां पे गामा अगर ये इधर उठाना है तो गामा μ1 माइनस μ2 आएगा। अल्फा राइट हैंड साइड में जाएगा, अल्फा μ1 माइनस बीटा μ2 आ जाएगा। इसको आप नेक्स्ट इक्वेशन दे दीजिए, मान लेते हैं इट इज इक्वेशन नंबर x1। अब हमें क्या करना है, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज निकाल करके यहां पर रखनी है। वो कैसे आएंगी, देखो बेटा गामा ये है, बीटा ये है, अल्फा ये है, और आपको पता है इसका एपर्चर छोटा है। अगर एपर्चर छोटा होता है तो ये एंगल भी छोटा होगा, और एंगल छोटा हो तो उसका tan गामा के बराबर, tan बीटा के बराबर, tan अल्फा के बराबर है। अब इसके बाद क्या करिए बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए AM, ड्रॉ परपेंडिकुलर AM। क्योंकि एपर्चर बेटा ये छोटा है तो M और P बड़े नजदीक है, यानी जब आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो M इज वेरी क्लोज टू P। इसका मतलब हुआ P से C की दूरी या M से C की दूरी
आर ही होगा। पी से आई की दूरी या एम से आई की दूरी वी होगा, और पी से ओ की दूरी और एम से ओ की दूरी माइनस यू या यू होगा। करेक्ट। तो हमने जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ की, सिंस एपर्चर इज स्मॉल देयरफॉर इन ट्रायंगल, पहले हम आते हैं बेटे सी ए एम। देखो बेटा गामा इक्वल टू टेन गामा, ये गामा जो है ये टेन गामा के बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज ए एम, बेस इज एम सी। लेकिन बेटा एम सी जो है वो पी सी के बराबर होगा, क्योंकि एम और सी बड़े नजदीक हैं। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो ए एम अपॉन एम सी को पी सी के बराबर लिख दे, पी सी माइनस आर के बराबर है, माइनस आर। करेक्ट। इन ट्रायंगल बीटा के लिए बेटा हम ले रहे हैं, तो कौन सा ट्रायंगल? अब बीटा के लिए ले रहे हैं इन ट्रायंगल आई ए एम, बीटा इक्वल टू tan बीटा दैट इज इक्वल टू, फिर देखिए tan बीटा इज परपेंडिकुलर इज दिस, बेस इज दिस, परपेंडिकुलर इज ए एम, बेस इज एम आई। लेकिन आपको पता है m और p सेम है, तो इसका मतलब है एम आई और पी आई सेम होगा, और पी आई की वैल्यू कितने के बराबर? v के बराबर। तो ए एम अपॉन माइनस वी। नाउ फॉर द अल्फा इन ट्रायंगल ओ ए एम ले ले, अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा एंड टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए एम अपॉन एम ओ, ए एम अपॉन एम ओ। देखो एमओ बेटे माइनस यू के बराबर है और यही पीओ है, तो देखो एमओ और पीओ सेम है, इसका मतलब है एमओ की वैल्यू और पीओ की वैल्यू माइनस यू के बराबर है, दैट इज इक्वल टू माइनस यू। तो यहां पर फिर देखिए बेटा पी और एम बड़ा क्लोज है, इसका तो पीओ की वैल्यू और एमओ की वैल्यू सेम है, यू के बराबर, साइन के साथ लिखे तो माइनस यू हुआ। अब आपको बेटा ये अल्फा बीटा और गामा, ये गामा बीटा और अल्फा, इन तीनों की जो ये वैल्यूज हैं उठा करके इक्वेशन नंबर x1 में यहां पर रखना है, यहां पर, और आपको इसे फाइंड आउट करना। पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन x1, आप देखिएगा x1 इक्वेशन को यहां फिर से कॉपी कर लें, गामा μ1 माइनस μ2 इक्वल टू अल्फा μ1 बीटा μ2। इसमें अगर हम एक काम करें बेटा, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू डालें, गामा की वैल्यू बेटे देखिए ए एम अपॉन माइनस आर, अल्फा की वैल्यू ए एम अपॉन माइनस यू, बीटा की वैल्यू ए एम अपॉन माइनस बी। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, इसका बेस्ट तरीका रहेगा ए एम कॉमन है, हटा दें, कैंसिल करें, यहां आएगा μ1 माइनस μ2 अपॉन माइनस आर, ये आ जाएगा μ1 अपॉन माइनस यू, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस μ2 अपॉन वी। आप ऐसा करो, ये वाले टर्म जो है लेफ्ट में ले आते हैं, ये वाला राइट में ले जाते हैं, तो इसको बेटे यू वी वाले टर्म लेफ्ट में ले आइए, देखो क्या आ जाएगा बेटा, μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल टू, ये आएगा μ1 माइनस μ2 बाई माइनस आर, μ1 माइनस μ2 बाई माइनस आर। ये माइनस हटाते हैं, तो इसके लिए करिए μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये फार्मूला है बेटा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रिफ्रैक्शन का फार्मूला उस समय इस्तेमाल होता है जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में था, रेयर में, और इसका इमेज यानी ऑब्जर्वर यहां कहीं से देख रहा था, ऑब्जर्वर यहां से देख रहा था। इसको समझने का एक और तरीका है, वो क्या, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, यानी इंसिडेंट रे रेयर मीडियम में है, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये डेंसर मीडियम में है। उस समय ये फार्मूला लगाइएगा। तो अब इसका मतलब बेटा इट मींस हमें यहां पर थोड़ा सा पर्टिकुलर होना है, थोड़ा सा अलर्ट होना है, लेकिन दिस फार्मूला, this equation or formula is applicable when object is in rarer medium
एंड वीव्ड फ्रॉम, मतलब देखा जा रहा है कहां से, डेंसर मीडियम थे, वीव्ड फ्रॉम द डेंसर मीडियम, आप डेंसर मीडियम से इसे देख रहे हैं, करेक्ट। अगर आपसे कहा जाए कि अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, जैसे मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं, इसका केस 2 लेते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम and viewed from the rarer medium, rarer medium से देखा जाता है, तब जानते क्या बेटा, इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है, यहां पर μ1 आ जाएगा और यहां पर μ2, यही चीज यहां होगा, देन दिस इक्वेशन, तब बेटा ये फॉर्मूला हो जाता है, यहां μ1 लिख दो माइनस यहां μ2 लिख दो, ये μ1 ये μ2, μ1 माइनस μ2 बाई आर, ये इक्वेशन आ जाती है इन दैट केस। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में हो और उसे रेयर मीडियम से देखा जाए तो ये रिजल्ट आता है। जैसे मैं एक डायग्राम बना दूं, मान लीजिए कॉनकेव सरफेस ऐसे रखा हुआ है, ये कॉनकेव है, आप देखिए इधर से कॉनकेव है, ऑब्जेक्ट इसके डेंसर मीडियम में, देखिए ये ग्लास है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है और इससे लाइट रे जाती है और कुछ इसका रिफ्रैक्शन होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, नॉर्मली होगा, लाइट रे जो डेंसर से रेयर जाती है तो नॉर्मल से अवे जाती है, डेंसर से रेयर जाती है तो नॉर्मल से अवे जाती है, ये गई, और इमेज कहीं यहां बनेगी, तो ऑब्जर्वर यहां है बेटा, ठीक। अगर आप देखिएगा ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम, यानी इट इज व्यूड फ्रॉम द रेयर मीडियम, ऐसे केस में आप इस फॉर्मूले में सीधे आप μ2 μ1 को इंटरचेंज कर लीजिए। तो मेरा यहां पर आपको ये हिदायत रहती है, आप बस ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला तब लगता है जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है और इसे डेंसर मीडियम से देखा जा रहा है। अगर उल्टा हो जाए केस तो फिर आप क्या करोगे, इसमें इनकी पोजीशन इंटरचेंज करोगे। मजे की बात है कि जो फार्मूला हमारा यहां पर कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए आया है, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए सेम फार्मूला आएगा और सेम नियम लगेंगे, इसलिए वहां कोई नया फार्मूला नहीं आना है। हालांकि मैं अगले लेक्चर में इसे डिराइव करके तुम्हें दिखा दूंगा, मतलब ये जो इक्वेशन है कॉन्वेक्स में भी सिमिलर आती है, बिल्कुल ऐसी आती है, ठीक है। तो इस लेक्चर में बेटा हम इतनी ही बात करेंगे, क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल हम तभी ले सकते हैं जब कॉन्वेक्स सरफेस भी ले लें और फिर इनके कंबाइंड न्यूमेरिकल लेंगे अगले वाले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स अ लॉट।